हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना का आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक में से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। तो यदि आपको ये संकरण वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो संकरण जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब ये संकरण जो होता है ये आप लोगों ने मटर के पौधे में ज़रूर पढ़ा होगा, है ना, कि जो मेंडल थे, मेंडल ने क्या किया था कि लंबे पौधे और बोने पौधे का क्रॉस कराया था, है ना, पूर्ण प्रभाविता का नियम, पूर्ण प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। ये आप लोगों ने बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में तो हर बच्चे ने पढ़ा है। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि लाल रंग के फूल देने वाले पौधे और एक सफ़ेद रंग का फूल देने वाला जो पौधा था उनके बीच में क्रॉस करवाया और उनके क्रॉस करने से जो नई संतति उत्पन्न हुई वो शेडेड फ्लावर वाली थी या प्रथम पीढ़ी में सारे लाल पौधे उत्पन्न हुए। आप सोचेंगे मैडम बायो क्यों पढ़ाने लगी, केमिस्ट्री वाली मैडम, लेकिन संकरण शब्द जो है उससे परिचित करवाने के लिए मुझे मेंडल की बात करनी पड़ी। तो संकरण में अलग अलग प्रकार के लक्षणों वाले जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, बीज होते हैं, उनको मिक्स किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से संकरण जब हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं तो हमने अलग अलग प्रकार के कक्षकों का अध्ययन किया, S, P, D और F प्रकार के कक्षक। हमने अतिव्यापन भी पढ़ा है। आपको संकरण के साथ साथ अतिव्यापन की कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब विभिन्न ऊर्जा वाले अलग अलग प्रकार के जो कक्षक होते हैं, जैसे S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक, है ना, संकरण की डेफिनेशन में ये है कि जब विभिन्न ऊर्जा वाले कक्षक, विभिन्न प्रकार के कक्षक, विभिन्न प्रकार के समान ऊर्जा वाले कक्षक, है ना, जिनकी ऊर्जा समान होती है, विभिन्न प्रकार के समान ऊर्जा वाले कक्षक जब आपस में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं, ये शब्द याद रखना, पुनर्वितरण करते हैं, तो क्या होता है, जब विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कक्षक जैसे S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक, F कक्षक संकरण में भाग नहीं लेता है, तो विभिन्न प्रकार के समान ऊर्जा वाले कक्षक जब आपस में इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं तो उतनी ही संख्या में, मतलब जितने भाग लेते हैं ना उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनते हैं। समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनते हैं, यानी जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, जितनी ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं सेम उतनी ही ऊर्जा वाले नए कक्षक बनते हैं। और नए बने कक्षकों को क्या कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। नए बने कक्षकों को संकरित कक्षक यानी इंग्लिश में हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। नए बने कक्षकों को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो पूरी घटना है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, यह घटना संकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि संकरण आखिर होता क्या है, कि जब अलग अलग प्रकार के समान ऊर्जा वाले कक्षक जब आपस में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पुनर्वितरण करते हैं, तो उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा वाले नए कक्षक बनते हैं। और जो नए बने कक्षक होते हैं उनको संकरित कक्षक यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में कि संकरण होता क्या है। अब संकरण के हमें पढ़ने हैं नियम, है ना, संकरण के नियम, या यूं कह सकते हैं कि संकरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां या संकरण के प्रमुख लक्षण।
संकरण के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, हमको वो सारी कंडीशंस अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी हम संकरण के प्रकारों का वर्णन अच्छे से कर पाएंगे। तो संकरण का भाई पहला नियम ये है कि संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, उतने ही नए कक्षक बनते हैं। जैसे मान लो कि 4 कक्षकों ने भाग लिया तो नए बनने वाले कक्षक की संख्या भी 4 होगी। एक उदाहरण बताती हूं मैं, जिसे एक एस कक्षक और 3 पी कक्षकों ने भाग लिया, यानी कितने कक्षकों ने भाग लिया? 4। एक एस और 3 पी कक्षकों ने भाग लिया तो 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे जिनका नाम होगा sp3 कक्षक। एक एस और 3 पी। यदि एक एस और 2 पी कक्षक भाग लेते हैं तो कितने नए कक्षक बनेंगे? एक एस और 2 पी से 3 नए कक्षक बनेंगे जिनका नाम होगा sp2 कक्षक। आया समझ में? तो जितने कक्षक भाग लेते हैं संकरण में उतने ही हमको नए कक्षक प्राप्त होते हैं और इन नए बने कक्षकों को हम संकरित कक्षक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरी बात, संकरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें जो कक्षक भाग लेते हैं, तो संकरण में हमेशा जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, संकरण में बाह्यतम यानी क्या बोलते हैं उनको, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं, संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, है ना, जैसे 1s2 2s2 2p6, तो 2s2 और 2p6 वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें भाग ले सकते हैं। तीसरी बात, संकरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है, जैसे पहली बात लिखिए कि समान ऊर्जा वाले, तो जितनी ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही नए ऊर्जा वाले कक्षक बनते हैं, है ना, यानी कि समान ऊर्जा वाले कक्षक मिलकर उतनी ही ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जितनी ऊर्जा वाले कक्षक भाग ले रहे हैं उतनी ही ऊर्जा वाले नए कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इनकी परिस्थितियां या गुण हैं। अगली बात, संकरण की जो पूरी प्रक्रिया होती है उससे हमको उस अणु की ज्यामिति का पता चलता है। संकरण से अणु की ज्यामिति मतलब कि उसकी आकृति, क्योंकि जो इसके पहले संयोजकता बंध सिद्धांत और वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ा नहीं है, उसमें पूरी ज्यामिति का डिटेल वर्णन नहीं बताया गया था। पॉलिंग नाम के वैज्ञानिक ने पूरी संकरण की बात बताई थी, नाम याद रखना इनका, पॉलिंग, है ना। तो पॉलिंग ने जब ये संकरण की व्याख्या की तो उन्होंने ये बताया कि संकरण से जब नए अणु बनते हैं तो उस नए अणु की ज्यामिति, संकरण से अणु की ज्यामिति का ज्ञान होता है ना, ये पता चलता है कि भैया उसकी आकृति कैसी होती है। जैसे मीथेन की आकृति समचतुष्फल की होती है, या मान लीजिए BCl3 की आकृति त्रिकोणीय पिरामिडीय होती है। तो अलग अलग प्रकार की आकृतियों के नाम से आप लोग परिचित होंगे। अगली बात, संकरण से अणु के बंध कोण का पता चलता है, बंध कोण के बारे में भी ज्ञान होता है। हमको ये पता चलता है कि संकरण से जो एंगल है कितने डिग्री का एंगल उसमें पाया जाता है। और अगली बात, संकरण, एक लास्ट बात यह है कि संकरण केवल प्रायोगिक मात्र है, संकरण केवल कल्पना मात्र है ना, वास्तव में ऐसा नहीं है। रियल में आप संकरण को करवा के नहीं देख सकते, संकरण एक कल्पना है, केवल आप उसका मॉडल बना सकते हो। रियल में प्रयोगात्मक रूप से आप संकरण को सॉल्व करके नहीं देख सकते। तो ये संकरण की डेफिनेशन, ये संकरण के नियम। अब हमको संकरण के नियम को जानने के बाद बड़ी उत्सुकता हुई होगी कि कैसे संकरण हमको पढ़ना है, तो मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताती हूँ जिसमें हमें संकरण के प्रकार भी दिख जाएंगे। तो हमारा अगला हेडिंग हम लेते हैं संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार पता है कितने हैं? sp,
sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इसके अलावा एक भाग और है जो बड़ी कक्षाओं में दिया है, dsp2 संकरण, है ना। तो वैसे आपको लग रहा होगा कि ये sp2d होना चाहिए, पर ये dsp2 संकरण होता है। तो कुल मिलाकर इसको यदि छोड़ दिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रकार के हमको संकरण की स्टडी करनी है, और प्रत्येक संकरण में कम से कम 2-2 एग्जाम्पल तो दिए हैं। तो संकरण के प्रकार को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको एक ऐसा चार्ट बना के बताती हूँ जिसमें संकरण का नाम, उसके एग्जाम्पल, उसकी आकृति और उसका बंध कोण क्या है, वो आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पे बहुत काम में आने वाला है। तो आपको संकरण की परिभाषा समझ में आ गई, संकरण के नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए। अब ये जो चार्ट हम बना रहे हैं इसे आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ना। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। इस चार्ट को हम कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं सबसे पहले संकरण, मतलब संकरण का नाम, ठीक है ना। उसके बाद में इसका उदाहरण, उसके बाद में इसकी ज्यामिति, ज्यामिति का मतलब होता है उसकी आकृति, उसकी डिजाइन कैसी है, और ज्यामिति के बाद में अगली बात आ जाएगी बंध कोण, कितना एंगल उसमें होता है, और आखिरी पॉइंट हम उसका बनाएंगे उसका चित्र, यानी कि उसकी संरचना, है ना। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्थान की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं sp संकरण से। मैं आपको प्रत्येक संकरण को डिटेल में बताऊंगी, है ना, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि जब एक s कक्षक और एक p कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो 2 नए sp संकरित कक्षक बनते हैं। इन दोनों को अब एक साथ sp संकरित कक्षक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है BeCl2 और C2H2 एसिटिलीन, ठीक है। BeCl2 और एसिटिलीन दोनों की जो ज्यामिति होती है वो है सरल रेखीय, है ना, और जो सरल रेखीय आकृति होती है उसमें बंध कोण 180 डिग्री का पाया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा फास्टली बताती हूँ, आप देखोगे कि पता नहीं कैसे बन गया, लेकिन हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, है ना। BeCl2 की आकृति बनाई जा रही है आपके सामने, थोड़ा सा फास्ट बना रही हूँ मैं इसको। देखिए ये बेरिलियम, है ना, और ये यहाँ से क्लोरीन, और एक क्लोरीन यहाँ से, यहाँ पे अतिव्यापन भी हो रहा है, ये बीच में बेरिलियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये इनके बीच में ये सिग्मा बंध बन गए, है ना, और बन गया 180 डिग्री का एंगल। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। एसिटिलीन की स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कठिन कह सकते हैं, तो उसको मैं आपको अलग से ही समझाऊंगी, अभी चार्ट में वो कंप्लीटली नहीं आएगा। दूसरा sp2 संकरण, sp2 संकरण का जो उदाहरण है वो भी 2 हैं। इसका एक एग्जाम्पल तो है BeCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड, और एक है C2H4 मतलब कि एथिलीन, ठीक है। बोरॉन ट्राइक्लोराइड और एथिलीन जो होता है उसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय, ठीक है। और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, और इसकी जो आकृति है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी आकृति होती है ऐसी, ये ऐसे, मैं आपको जब पूरा डिटेल पढ़ाऊंगी तब समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों, है ना। और ये एक Cl, ये दूसरा Cl और ये तीसरा, है ना, ये बोरॉन है और ये क्लोरीन है 3, है ना, और यहाँ पे ये इनके सिग्मा बंध बन जाते हैं। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड। तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर का संकरण। तीसरा संकरण हम शुरू करते हैं। तीसरे संकरण में 3 एग्जाम्पल्स हैं, और तीनों एग्जाम्पल के बॉन्ड एंगल अलग अलग हैं, उनकी ज्यामिति के नाम भी अलग अलग हैं। तीसरे संकरण का नाम है sp3 संकरण, जिसका पहला उदाहरण है मीथेन CH4। मीथेन की जो आकृति होती है वो समचतुष्फलकीय, मीथेन की आकृति का नाम समचतुष्फलकीय होता है, और इसका जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसको 28 कला भी कहते हैं।
109 डिग्री 28 मिनट। आकृति इसकी कैसी होती है, ये एक कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, और ये इसके आसपास हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक का मेंबर होता है, इसलिए इसमें गोल आकृति बनाते हैं। ऐसी इसकी आकृति है ना, ऐसी देखिए 1 2 3 और 4, ये चारों हाइड्रोजन होते हैं इसके आसपास, और ये इस प्रकार की आकृति बनाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि कितना जल्दी बना दिया, क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको डिटेल में धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। फिर मीथेन के अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया, है ना। इसकी जो आकृति होती है वो पिरामिडीय होती है, ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो घटकर 160 डिग्री का हो जाता है। ऐसा क्यों, तो एक थ्योरी है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वो भी पढ़ेंगे हम। उसके अकॉर्डिंग इसका बंध कोण घट जाता है और इसकी जो आकृति होती है अमोनिया की वो इस प्रकार की होती है ना। ये NH3 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है ना। ये इसकी आकृति है अमोनिया की, ठीक है। फिर अमोनिया की आकृति को हम ऐसा भी बना सकते हैं। आप सोचोगे कि ये दो बिंदी क्या है, दो आंखें किसको देख रही है, ये दो आंखें नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है जो कि प्रतिकर्षण करता है और बंध बनाने में भाग बिल्कुल भी नहीं लेता है। तीसरा, इसका तीसरा एग्जाम्पल है H2O, जल। जल के अणुओं के बहुत सारे नाम हैं आकृतियों के। इसकी आकृति का नाम एक है कोणीय, एक है विकृत, बिगड़ा हुआ मतलब, और V आकार। इस अकेले H2O की आकृति के 3 नाम हैं और इनका जो बंध कोण है 104 डिग्री 5 मिनट का होता है, और इसके अंदर भी यही VSEPR थ्योरी के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो कि प्रतिकर्षण करते हैं। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, जल के अणु में इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े पाए जाते हैं, तो 2 तो हाइड्रोजन से ये बंध बना लेते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। हम जल की आकृति को ऐसे भी बता सकते हैं, ये ऐसे हाइड्रोजन और ये एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो ये देखिए अभी तो ये सिर्फ 3 प्रकार के संकरण हुए हैं, उसमें भी मैंने आपको एथिलीन और एसिटिलीन इन दोनों की आकृति भी बताई ही नहीं है ना। तो ये 3 प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं हम 3 प्रकार के बाद अब हमारे पास और भी प्रकार हैं, तो मैं इनको, आप चाहें तो इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। चित्र अगर नहीं बनते तो इसको अभी छोड़ देना, इसको हम लोग प्रैक्टिस करके ही सीखेंगे, है ना। तो अब 3 के बाद हमारा अगला जो भाग आता है, इसको अपन साफ कर देते हैं अच्छी तरह से, sp3d संकरण, है ना। अगले संकरण का नाम है, चौथे नंबर का है ना, sp3d संकरण। नाम से ही स्पष्ट है कि sp3d संकरण में कुल कितने कक्षक भाग ले रहे हैं। देखिए, एक s कक्षक, 3 p कक्षक और एक d कक्षक, यानी कि कुल कितने 6, 3 4 और 5 कक्षक भाग ले रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और इसकी आकृति का नाम होता है त्रिकोणीय पिरामिडीय। ये पूरा एक ही नाम है, त्रिकोणीय पिरामिडीय इसकी आकृति का नाम है। और इसका जो बंध कोण होता है उसमें कुछ तो 90 डिग्री के बंध कोण होते हैं और कुछ 120 डिग्री के बंध कोण पाए जाते हैं। इसकी आकृति देखो कैसी होती है, PCl5, फास्फोरस सेंटर में है और इसमें क्लोरीन जो है वो 5 बार है। ऐसे चित्र बनाना है आपको, देखो, है ना। और फिर इन तीनों को मिला दो तो ये तो बन गया त्रिकोण, है ना। और एक पिरामिड ये और एक पिरामिड ये है PCl5 की आकृति, है ना। तो कुछ एंगल 90 डिग्री के, कुछ 120 डिग्री के होते हैं। हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं, PCl5 की आकृति को ऐसे, है ना। सिर्फ ये 3 त्रिकोण बता दो एक में, आप ये ऐसी आकृति भी आप इसकी बना सकते हो, है ना, PCl5 की आकृति। अब आता है sp3d संकरण, 5वां भाग, sp3d2 संकरण।
sp3d2 संकरण में एक s कक्षक, 3 p कक्षक, 2 d कक्षक यानी कुल 6 कक्षक भाग लेते हैं और 6 ही नए संकरित कक्षक बनते हैं, जिसका एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो आकृति का नाम है वो है अष्टफलकीय आकृति, जिसमें कि 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे बनाते हैं। एक सल्फर, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हमने बना लिए फ्लोरीन, है ना, ये 6 फ्लोरीन हो गया। ध्यान से देखना, ये एक त्रिभुज बनाया हमने, है ना, और एक ऐसा स्टार बना दिया, स्टार जैसा लग रहा है ये आपको। अब इनको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ये ऐसे जोड़ना है हमको, तो ये बन जाती है हमारी अष्टफलकीय आकृति। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। छठा आता है हमारा sp3d3 संकरण। तो 6 और एक 7 कक्षक मिलकर इसमें भाग लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, जिसकी आकृति का नाम है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी आकृति है ना। और इसमें 90 डिग्री के बंध कोण के साथ साथ 72 डिग्री के भी बंध कोण पाए जाते हैं। इसकी आकृति थोड़ी सी अलग है, इसको मैं थोड़ा यहाँ बताती हूँ। IF7 चलो 2 बार बना दिया जाएगा। एक आयोडीन यहाँ है सेंटर में, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 लाइन्स हमने खींच ली। और आसपास फ्लोरीन के अणु बना देते हैं हम यहाँ पर, है ना, ये फ्लोरीन के अणु बना दिए। ऊपर वाले को छोड़ देना, है ना, और इस नीचे वाले को छोड़ देते हैं हम। ऐसे पंचकोण बना दिया, दिख रहा है ना, 5 कोण दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 पंचकोणीय। और ये 2 पिरामिड हैं, तो ये इसको इससे जोड़ दो और इस वाले को ऐसे जोड़ना है ना, बस इनको आपस में से मिला दो, तो ये बन गई आपकी IF7 की आकृति। आपको लास्ट 2 स्ट्रक्चर काफ़ी कठिन लग रहे होंगे, लेकिन बहुत सरल हैं। एक लास्ट संकरण मैंने आपको बताया है जो कि 12th क्लास में आने वाला है, DsP2 संकरण, है ना। इसका एग्जाम्पल है DsP2 संकरण का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और उसकी पूरी प्रोसेस अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि ये अभी अपने कोर्स में नहीं है तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये हुआ आज के टॉपिक में संकरण की परिभाषा, संकरण के नियम और संकरण के जितने भी प्रकार थे उसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपके सामने रखा है। कल हम इन सभी को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।